नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। ठीक उसी वक्त जब ये लगने लगा था कि कोरोना से ब्रेक मिल जाएगा, सीन में कोरोना घराने के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई और अब स्थितियां फिर से चिंताजनक हो गई। पूरी दुनिया कोरोना के नए संक्रामक वेरिएंट से सहम गई है। भारत एक्स्ट्रा खबरदार हो गया है। आज का खबरदार एक तरह से कोरोना की ओमिक्रॉन गाइड है और इस गाइड की जरूरत देश के 135 करोड़ लोगों को है, क्योंकि इस समय जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। भारत में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। खतरा इतना गंभीर है कि 12 ऐसे देश जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उनको एट रिस्क की श्रेणी में डाल दिया गया है। ओमिक्रॉन के डर से बेरोक टोक फ्लाइट वाले इरादे सीधे जमीन पर आ गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि ओमिक्रॉन संक्रमण फ्लाइट के जरिए भारत में लैंड कर जाए। आज हमने भारत के अलग अलग शहरों से एयरपोर्ट वाली रिपोर्ट तैयार की है। इसके साथ ही हमारे पास साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होम टाउन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट्स को मिस मत कीजिएगा। शादियों के सीजन में ओमिक्रॉन का खतरा और भी ज्यादा परेशानी की बात है। बहुत से लोगों ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए प्लान बना लिए थे। अब उन प्लान्स पर ओमिक्रॉन की तलवार लटक रही है। ओमिक्रॉन वाली चिंताओं के बीच ब्लड ग्रुप और कोरोना संक्रमण के बीच के कनेक्शन की पड़ताल करने वाला एक रिसर्च आया है। यह रिसर्च दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने किया था और इसके निष्कर्ष अब मेडिकल जर्नल फ्रंटियर्स इन सेल्यूलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। इसमें किस ब्लड ग्रुप के लिए क्या संकेत हैं, ये दिखाएंगे। इसके बाद बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर सीमा सुरक्षा बल के डीजी के एक बड़े बयान का विश्लेषण करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि बीएसएफ के अधिकारों को असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह है सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक असंतुलन, यानी जनसंख्या के अनुपात का खतरनाक तरीके से बदल जाना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और आज सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हम बॉर्डर की कटीली तारों के करीब से बीएसएफ का एक वीडियो परिचय आपको दिखाएंगे। ये वो फोर्स है जिसके जवान न दिन देखते हैं, न रात, न सर्दी, न गर्मी। उनकी नजर सिर्फ दुश्मन की नापाक हरकतों पर रहती है। पहले सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कम से कम 20 देशों में फैल चुका है और डर यह है कि इन देशों से कई यात्री भारत आ चुके हैं। पहले संक्रमण के नक्शे पर एक नजर घुमा लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह ओमिक्रॉन पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 77 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा बोत्सवाना में 19 मामले, यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड्स में 14 मरीज, पुर्तगाल में 13, ऑस्ट्रेलिया में 6, जर्मनी और इटली में 4 केस, कनाडा और हांगकांग में 3, ब्राजील डेनमार्क में 2 मामले, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, स्पेन और स्वीडन में ओमिक्रॉन का एक केस दर्ज हो चुका है। भारत सरकार इस वेरिएंट को लेकर एक्स्ट्रा खबरदार है। सरकार ने 12 देशों को एट रिस्क की श्रेणी में डाला है। ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल ये वो देश हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ये नहीं चाहती कि इन देशों से हवाई यात्रा करके ओमिक्रॉन भारत में लैंड करे। इन देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर खास एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार जानती है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस फैमिली का वो नया मेंबर है जो इस महामारी को विकराल रूप दे सकता है और लापरवाही बरती गई तो यही तीसरी लहर का बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी है। एट रिस्क की श्रेणी में डाले गए देशों के यात्रियों का अनिवार्य आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही अपने टेस्ट का रिजल्ट आने तक इंतजार करना होगा। टेस्ट नेगेटिव हुआ तो भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन। 8वें दिन दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही बाहर जाने की इजाजत। ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाली सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा क्वारंटीन भी अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेश से आने वालों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। गोवा में सभी विदेशी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। जो लोग ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। मतलब ये कि केंद्र और राज्य सरकारें हर वो मुमकिन कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित मरीजों की ट्रेसिंग हो सके और पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट करके बाकी नागरिकों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। 2019 में जब पहली बार चीन में कोरोना वायरस फैला था, वहीं से फ्लाइट के जरिए वायरस का वर्ल्ड टूर शुरू हुआ था। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन को लेकर हवाई यात्राओं पर बहुत सख्त पाबंदी लगाई जा रही है। यहां आप भारत के अलग अलग शहरों की एयरपोर्ट रिपोर्ट देखिए और थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए।
किसी यात्री के जरिए ओमिक्रॉन भारत ना आ जाए, ये डर देश के हवाई अड्डों पर नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन वर्ल्ड टूर करता हुआ भारत भ्रमण पर ना पहुंचे, इसकी तैयारी पुख्ता की गई है। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर दुनिया भर से यात्री आते हैं और हाल फिलहाल में नई गाइडलाइंस के बाद जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी सख्ती से जांच हो रही है। सरकार ने जो 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं वहां से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के अराइवल पे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर दिल्ली में मौजूद हैं और यहां से जो भी 11 देशों, जो एट रिस्क 11 देश हैं, वहां से जो यात्री आए हैं उनको अंदर रोका गया है। RT-PCR टेस्ट की पूरी व्यवस्था अंदर की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 देशों से, जो एट रिस्क 11 देशों में 4 देशों से 1013 यात्री यहां पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ ने रैपिड PCR टेस्ट कराया, जबकि RT-PCR कुछ यात्रियों ने कराया है। और जो एयरपोर्ट प्रशासन, उनका कहना है जो तमाम जो सुविधा है, जो पूरा सिस्टम है उसको बनाया गया है। कोशिश है कि किसी भी तरीके से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह का टेस्ट हो रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। पास कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिसकी वजह से 10 से 12 ऐसे देश हैं जिनको हाई रिस्क में डाला गया है और कोई भी पैसेंजर जो इन देशों से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है। और नेगेटिव टेस्ट होने के बाद भी उनका 7 दिन का मैंडेटरी होम क्वारंटाइन है। तो हम लोग पूरा अपना सपोर्ट दे रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को इस टेस्टिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। फिलहाल जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर को नई गाइडलाइंस की जानकारी नहीं है। ये जानकारी उन्हें एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ही मिल रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर इतना है कि RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और इसी वजह से कई यात्री परेशान भी हो रहे हैं। कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते हैं। उसके बाद 2 टेस्ट हैं यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे, बस खाने को कुछ नहीं है। तो टेस्ट में लगा टाइम, टेस्टिंग में 2-2.5 घंटे टेस्टिंग में लगे हैं। हमारे पास कोई हमारा कार्ड नहीं चल रहा, पैसे हमारे पास है नहीं। कहते भी 3900 रुपये एक का है। अब 6 घंटे पर रिपोर्ट लेनी है तो 500 रुपये है। इतना हैरान कर रहे हैं, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी वर्कर नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से कई देशों ने अपने यहाँ हवाई यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी हैं। भारत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये बात अलग है कि कोविड गाइडलाइंस सख्त कर दी गई और कोविड टेस्ट अनिवार्य, लेकिन इन नियम कायदों से विदेशी और भारतीय यात्री थोड़े कंफ्यूज हैं। The stamp is then done, and which is not very clear to me because she has to go to quarantine for a week, but we live in Himachal, so we have to go from here with the bus to Himachal, so it is a bit strange. Okay, you don't know how the quarantine will happen? No, the quarantine is still okay, but like from point A to point B, like from Delhi to go by bus to Himachal, it does not make sense to me, and it is allowed by the government, so it's a bit strange. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी हर उस यात्री की जांच की जा रही है जो उन देशों से आया है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। यहां पर एयरपोर्ट के बाहर एक कोविड टेस्ट काउंटर बनाया गया है और यात्री यहीं पर पैसे देकर अपना टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट के बाद 7 दिन क्वारंटीन रहने का वायदा करके उन्हें जाने दिया जा रहा है। मुंबई में पिछले 15 से 20 दिनों में 1126 ऐसे यात्री आए हैं जो साउथ अफ्रीका से ही मुंबई पहुंचे थे। ये बात अधिकारियों को परेशान कर रही है, इसीलिए अब सावधानी बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर है और 1 दिसंबर से, क्योंकि जो ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन का आया है उसके बाद से कई सारे प्रिकॉशंस कई सारे देश ले रहे हैं, तो उसमें से मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसमें भी कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, यूके कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद
इन सब लोगों की टेस्टिंग, जो हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे RT-PCR के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों के कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लें। नए वेरिएंट की गंभीरता को समझते हुए कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट करने और नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को होम क्वारंटीन के निर्देश भी दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। RT-PCR और एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आइसोलेशन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। रांची में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हर यात्री को कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर उनकी जांच कर रहे हैं। कोरोना वायरस किसी न किसी कैरियर के जरिए ही दुनिया भर में फैला और ये कैरियर कोई और नहीं, उस वायरस से पीड़ित इंसान ही रहे हैं। वायरस से पीड़ित इंसान हवाई यात्रा करके ही दूसरे देशों में जाने अनजाने पहुंचे हैं। इसीलिए इस बार हवाई अड्डों पर ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। यात्रियों की भी मजबूरी है क्योंकि कोविड टेस्ट जरूरी है। ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने ओमिक्रॉन में अवसर तलाश लिया है। आमतौर पर 700 से 800 रुपए में होने वाला RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर 4000 रुपए में किया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट जो 200-300 रुपए में हो जाता है वो एयरपोर्ट पर 500 रुपए में हो रहा है। इसकी रिपोर्ट आने में 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। यात्रियों को यह समय एयरपोर्ट पर बिताना पड़ रहा है। सरकार ने गाइडलाइन सख्त करते हुए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन कई गुना कीमत वाले टेस्ट से यात्रियों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल यही पता है कि ये अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, लेकिन ये कितना घातक है, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर होगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। इन्हीं सवालों पर हमने बात की WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन से। एक्चुअली जब कोई नया वेरिएंट निकलता है इस वायरस का तो हमें इसमें कई पहलुएं होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है जो आपने पूछा कि क्या ये वेरिएंट पहले से, जैसे डेल्टा वेरिएंट हमें पता है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसी के वजह से सेकेंड वेव हुआ था भारत में। तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा से कम या ज्यादा तेजी से फैलता है। शुरू के जो रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका से आए हैं तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत कम केसेस हो गए थे। एक्चुअली उनका डेल्टा वेव कुछ महीने पहले चला था और उनका जो है पूरा एपिडेमिक बहुत कम हो गया था, बहुत कम केसेस थे। और एकदम से उन्होंने नोट किया कि कुछ ऐसे क्लस्टर्स उनको मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज में उनको मिला जहाँ पे कई सारे युवक पॉजिटिव निकले, सबके बड़े मतलब माइल्ड सिम्टम्स थे। और फिर जब उन्होंने उसकी सीक्वेंसिंग करी तब उन्होंने देखा कि ये तो एक नया वेरिएंट है, तब जाके पता चलेगा। बट एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो, पर इसमें 1 हफ्ता 10 दिन और लगेंगे जानकारी आने में। पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तार दक्षिण अफ्रीका से जुड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीज की पुष्टि 24 नवंबर को हुई थी। तब से ये वेरिएंट 20 देशों में फैल चुका है और दूसरे देशों को डरा रहा है। फिलहाल ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश साउथ अफ्रीका है। आज वहीं से हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत सहित दुनिया के तमाम दूसरे देशों तक ओमिक्रॉन की दहशत क्यों है।
कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को वो तस्वीर दिखानी शुरू कर दी है जो लगभग 1 साल पहले पूरी दुनिया में दिखती थी। सड़कें सूनी, बाजार खाली खाली, दुकानों पर कोई नहीं और एयरपोर्ट पर देश से बाहर जाने वालों की भीड़। ये साउथ अफ्रीका का बड़ा शहर जोहानिसबर्ग है। जब यहाँ का ये हाल है तो सोचिए पूरे देश में क्या स्थिति बनी होगी। कोविड का अनाउंस हुआ है, जब से बिजनेस डाउन से डाउन होता जा रहा है और बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कस्टमर स्केर्ड हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है, हम यहाँ सफ़र नहीं कर पा रहे। अभी रामापोसा ने न्यू वायरस है, न्यू वेरिएंट का अनाउंस किया है, उससे मज़ीद बिजनेस डाउन हो गया है और यहाँ हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपनी फैमिली को सरवाइव करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को आधिकारिक रूप से सामने आया था और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हालत बिगड़ गए। मरीजों को इलाज मिलने में दिक्कत हो रही है, दवाइयों की किल्लत होने लगी है। खतरे को देखते हुए साउथ अफ्रीका में लेवल 1 लॉकडाउन लगाया गया है। साउथ अफ्रीका में 5 स्तर के लॉकडाउन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें फिलहाल लेवल 1 लग चुका है। बाजारों का हाल देखिए। Okay, so I'm standing here at Netcare Lakeview Hospital here in the eastern part of Johannesburg. And the hospital, of course, has not allowed us to go in and try and get footage due to certain policies and, of course, government regulations. But as we are right here, the hospital has said off the record that they are very prepared for the Omicron variant, which is going to start taking effect in the next few weeks. ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बड़ा खतरा है जिसका अंदेशा दुनिया के कई देशों को है। इसलिए सावधानी बरतते हुए इन देशों ने अफ्रीकी देशों तक जाने और आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। जिन देशों ने पाबंदी लगाई है उनमें अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तुर्की, मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और श्रीलंका है। भारत ने अफ्रीकी देशों की मदद की बात कही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अफ्रीकी देशों को जीवन रक्षक दवा, टेस्टिंग किट, ग्लव्स, पीपीई किट, वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के साथ साथ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भी सप्लाई करेगा। इतनी बड़ी महामारी से कोई देश अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए भारत अफ्रीकी देशों की मदद की पेशकश कर रहा है। लेकिन जो हालात दक्षिण अफ्रीका में नजर आ रहे हैं उनसे सीख लेकर भारत को अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटना होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से फराज पटेल के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस के कई वेरिएंट आ चुके हैं। अलग अलग देशों में उन वेरिएंट्स का घातक असर हुआ है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके उसे और बेहतर बनाते हैं, शायद उसी तरह से वायरस भी नई जगह और नए माहौल के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर रहा है। कई बार ये बदलाव उसे कमजोर बनाते हैं, कई बार ये बदलाव वायरस को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। जब वायरस में हुआ बदलाव उसे ताकतवर बनाता है तो वो घातक हो जाता है। इसी बदलाव का असर दुनिया पर नजर आता है। 2019 से बार बार यही हो रहा है। दिसंबर 2019 में पहली बार चीन में कोरोना वायरस का पता चला था। इसके बाद भयानक संक्रमण की वजह से 2020 में यह वायरस यूरोप पहुंचा। वहां इसमें बदलाव शुरू हुए। वायरस खुद को अपग्रेड करके और ज्यादा घातक हो गया। इस म्यूटेशन के बाद उसको नाम दिया गया B1 कोरोना वायरस के। B1 वेरिएंट में भी लगातार म्यूटेशन हुए, जिसकी वजह से उसके नए नए रूप नजर आ रहे हैं। जब सितंबर 2020 में B1 वेरिएंट ब्रिटेन पहुंचा तो उसमें कुछ बदलाव हुए और फिर जो वेरिएंट बना उसे नाम दिया गया अल्फा। B1 जब नवंबर 2020 में ब्राजील पहुंचा तो उसने फिर से खुद में बदलाव किए। वहां वायरस ने जो नया रूप लिया उसे नाम दिया गया गामा। B1 में ही एक और बदलाव दक्षिण अफ्रीका में मई 2020 में हुआ, जिससे बीटा वेरिएंट बना। भारत में तबाही लाने वाले डेल्टा वेरिएंट भी B1 वेरिएंट का ही एक म्यूटेशन था। B1 वेरिएंट में ही नवंबर 2021 में जो बदलाव हुआ, उसके बाद अब कोरोना का जो वेरिएंट बना उसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों में है जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। लोगों को डर है हर बार की तरह इस बार भी शादियों पर कोरोना का ग्रहण न लग जाए। उनका यह डर काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शादी के उत्साह में लापरवाही की मात्रा काफी बढ़ जाती है। शादियों पर हुए एक सर्वे के अनुसार इस सीजन में पूरे देश में करीब 25 लाख शादियां होनी है और इनमें हर 10 में से 6 लोग शामिल होने जा रहे हैं। अकेले दिल्ली में करीब 1.5 लाख शादियां होंगी। अगर एक शादी में औसतन 100 लोग शामिल होते हैं तो पूरी दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, यानी आधी से ज्यादा दिल्ली शादियों में आमंत्रित है। इस सर्वे में डराने वाला तथ्य यह भी है कि लोगों में अब कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। 76% लोग ऐसे हैं जिनकी नजरों में कोरोना का खतरा कम हो चुका है, जबकि 3% लोग ऐसे हैं जो कोरोना को अब खतरा नहीं मानते। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट कम से कम 20 देशों में फैल चुका है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आप शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खबरदार रहने की जरूरत है। बैंड बाजा तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बारात भी चलने को तैयार है, लेकिन संकट यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तैयार है। देश में त्योहारों का मौसम तो शांति से निपट गया, लेकिन शादियों के मौसम पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया। दक्षिण अफ्रीका से आई मुसीबत हर शादी वाले घर में चिंता का सबब बनी हुई है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, मैरिज होम बुक हो गया है, हलवाई और कैटरिंग की बुकिंग हो चुकी है, मेहमानों को कार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन शादी से इन पहले बिन बुलाए मेहमान ओमिक्रॉन का खतरा आ चुका है। इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जो अभी तक देखा गया है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। एहतियात जैसे 1.5 से 2 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वही 3, चाहे कोई भी हो, कोरोना का वेरिएंट चाहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और भी आ जाए, आप लोगों को 3 चीजें नहीं भूलनी। वही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपना हाथ जो है बार बार साफ करें। आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो आप जरूर मुंह पे जो है अपना कवर कर रखे, चाहे वो सिंपल क्लॉथ हो या ट्रिपल लेयर हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि 3 चीजें बिल्कुल ना भूलें। नए वेरिएंट के खतरे को देखकर देश के राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कोरोना की गाइडलाइन तैयार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। बारात निकालने की परमिशन भी है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। इसके अलावा भोपाल में बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन इन नियमों को मानने वालों की संख्या कम और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम खुद लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना से अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। अगर आप बिहार में किसी शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कुछ नियम नोट कर लीजिए। बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना केस ज्यादा हैं, वहां आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के आदेश दिए गए। अगर आपके पास RT-PCR की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप कोरोना टेस्ट से बच सकते हैं। यानी शादी के कार्यक्रम में जाने से पहले कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया जाए तो अच्छा है, वरना कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ना तय है। भारत में पिछले 40 दिनों में रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, उससे केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों से लेकर शादियों में होने वाली भीड़ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए। कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बरती जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करें। जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत
जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसी जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। राज्य सरकारें भी शादियों के सीजन को देखते हुए अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सचेत हैं और इसी क्रम में भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी बाहर से नागरिक आ रहे हैं उन लोगों की जांच कराई जाए, उनकी देखरेख अगले 14 दिन तक देख रेख की जाए। उनके वेरिएंट, उनके जो जांच सैंपल, उनके जीनोम यदि पॉजिटिव आता है जीनोम सिक्वेंसिंग कराया जाए। ये सभी तरह की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। भले कोरोना अभी काबू में है, लेकिन आपकी लापरवाही इसे बेकाबू कर सकती है। इसलिए शादियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। आज बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस है। हम आज बीएसएफ के शौर्य की एक झलक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर हो रही राजनीति और उसी राजनीति के बीच बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह के एक बड़े बयान का विश्लेषण करेंगे। कल बीएसएफ के प्रमुख पंकज सिंह ने कहा था कि बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के निर्णय के पीछे वहां का डेमोग्राफिक चेंज भी है। दोनों राज्यों में घुसपैठ और अन्य वजहों से जनसंख्या के अनुपात में बदलाव पर राजनीतिक तकरार होती रही है। ऐसे में बीएसएफ प्रमुख के बयान से आने वाले दिनों में राजनीति का नया तूफान खड़ा हो सकता है। बंगाल और असम में बीएसएफ को सरहद से 50 किलोमीटर भीतर तक अधिकार क्यों दिया गया? क्या इसलिए क्योंकि वहां डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या के अनुपात में बदलाव आ गया है? सुनिए बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह के इस बयान को। Yeah, demography, yes, there's a definite change. In fact, I haven't got the figures today, but we did a survey, and in fact, if you can come down to my office, I can give you the exact figures in some of the border villages, composition-wise, how the demography has changed. I don't have it right now, it's there in my office, you can come anytime. बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह की यह प्रतिक्रिया 11 अक्टूबर के केंद्र के फैसले पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले से पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर सरहद से 50 किलोमीटर भीतर तक किया गया है, जबकि वहां पहले ये सिर्फ 15 किलोमीटर भीतर तक था। इसी के साथ गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सरहद से 80 किलोमीटर भीतर तक होने से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। राजस्थान में पहले से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर भीतर तक था। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र के इस फैसले को पंजाब की कांग्रेस सरकार और बंगाल की तृणमूल सरकार ने राज्य के अधिकार में दखलंदाजी कहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को उनके राज्य में बढ़ाने का विरोध कर चुकी हैं। लेकिन इसी राजनीतिक रसाकसी के बीच बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह बेहद गंभीर बात कह गए। पंकज सिंह ने कहा कि बीते कुछ समय से आपने देखा होगा कि असम या पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का संतुलन काफी बिगड़ गया है। ये चाहे जिन वजहों से बदला हो, लेकिन ये बदला है और इसे लेकर आंदोलन भी हुए। कुछ जिलों में वोटिंग पैटर्न तक बदला है। इसलिए शायद सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किया। इससे राज्य पुलिस को घुसपैठियों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। The threat was on many fronts, whether you talk of illegal infiltration that is coming from across the border and has upset the demography in a number of border districts in a number of states, or it was the drone droppings which were coming way inside the hinterland and posing a danger as far as the drugs and ammunition is concerned. बंगाल और असम में जनसंख्या के अनुपात में बदलाव एक राजनीतिक मसला रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह ने 2011 के जनगणना के आधार पर सरहदी जिलों में जनसांख्यिकी बदलाव आने वाला बयान दिया है। हालांकि राज्यसभा में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में क्या कहा है, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। सुशील कुमार मोदी का सीधा सवाल था कि कुछ राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और गुजरात में घटाने के कारण क्या हैं। इस सवाल पर नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा है
कि कुछ राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मकसद बीएसएफ को सरहद की निगहबानी की ड्यूटी को प्रभावी तौर पर निभाने में ताकतवर बनाना है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें हथियार, मादक पदार्थों और जाली करेंसी नोट्स की तस्करी के लिए ड्रोन और यूएवीज आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनकी आमतौर पर लंबी रेंज होती है। इससे पशु तस्करी को रोकने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि तस्कर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से बाहर आंतरिक क्षेत्रों में छिप रहे थे। सरहदी राज्यों असम, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और बंगाल में 50 किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र रखने का फैसला एकरूपता लाने के मद्देनजर हुआ है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपने जवाबों में कहा है कि कुछ राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना कहीं से भी वहां के पुलिस के अधिकार को कम करना नहीं है। That is no problem at all. They are working in absolute tandem with the local police, handing over to local police. If required, we come for witness. Otherwise, the investigation and trial is all done by the local police. किसी राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना या घटाना पूरी तरह केंद्र के अधिकार में आता है, लेकिन इसे लेकर हो रही राजनीति का गहरा असर हो सकता है, खासकर तब अगर डेमोग्राफिक चेंज आने का बयान खुद बीएसएफ के सबसे बड़े अफसर की ओर से दिया गया हो। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।